हेलो फ्रेंड्स, आज हम तंबाकू मोज़ेक विषाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। टीएमवी वायरस। नहीं तो तंबाकू मोज़ेक वायरस की जो संरचना होती है उसमें तंबाकू के मोज़ेक विषाणु दीर्घ, पतली तथा बेलनाकार संरचना की है। बेलनाकार संरचना में होती है। सर्वप्रथम इसे साइंटिस्ट बॉडेन तथा पेरी ने 1935 के अनुसार उनके अनुसार देखे कि इनका जो संरचना होता है उनका माप देखें तो 3000 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 एंगस्ट्रॉम और आणविक भार उसका देखें 40 लाख है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा एक्स किरणों द्वारा इन विषाणुओं का स्टडी किया गया। इनके अनुसार इनकी जो संरचना है वो जटिल संरचना के दो घटक प्रोटीन आवरण और न्यूक्लिक अम्ल दिखाई पड़ते हैं। इनका जो प्रोटीन आवरण होता है लगभग 2130 सब यूनिट्स का बना होता है। इन सभी उप इकाइयों की संरचना समान होती है तथा प्रत्येक का जो अणुभार होता है वो 18,000 होता है और प्रत्येक सब यूनिट्स में 158 एमिनो अम्ल की एक चैन है जिसमें एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन सब यूनिट कुंडलित क्रम में कुंडल के समान कुंडलित होकर एक खोखली बेलन सिलिंडर या बेलनाकार संरचना या नलिका बनाती है। प्रोटीन के आवरण में वसा, कार्बोहाइड्रेट अथवा अन्य कई पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन ट्यूब के न्यूक्लियस में लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड्स से निर्मित होते हैं। एक रज्जुक आरएनए का अणु होता है। इसका अणुभार 2.4 लाख होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि इन विषाणुओं में जो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल 94.4 अनुपात 5.6 के रेशियो में होते हैं। टीएमवी के न्यूक्लिक अम्ल में विषाणु कण के निर्माण के लिए आवश्यक समस्त जेनेटिक कोड निहित रहते हैं। यह संकेत आरएनए की पुनरावृत्ति अथवा आवरण की प्रोटीन सब यूनिटों में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण करते हैं। जो सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के सब यूनिट्स में अमीनो अम्ल का समान क्रम होता है। अतः इन सब यूनिट्स के निर्माण के लिए केवल एक ही सांकेतिक जीन आवश्यक है। विषाणु के प्रोटीन आवरण से आरएनए को अलग करना संभव है। पृथक आरएनए परपोषी को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं तथा जो परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात रज्जुक आरएनए अपने चारों ओर प्रोटीन आवरण संश्लेषित कर लेते हैं। इससे दो तथ्य स्पष्ट होता है कि देखते हैं जो टीएमवी आनुवंशिक स्तर पर पराश्रयी है तथा सेकेंड हम देखते हैं कि इनका अपना प्रोटीन आवरण स्वतंत्रता पूर्वक बनाने की क्षमता नहीं होती है। इसके लिए इनका जीवित परपोषी कोशिका में प्रवेश करना आवश्यक है। टीएमवी में उपस्थित आरएनए दो मुख्य फंक्शन या कार्य करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इनका कार्य जो है इसमें स्वयं पुनरावृत्ति करना, सेल्फ रिप्लिकेशन। सेकेंड इसमें देखते हैं हम कि विषाणु विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन्स।
अब हम वायरस की जो संरचना होती है उसकी लाइफ साइकिल ऑफ टीएमवी टोबैको वायरस में देखेंगे। जो होस्ट सेल होते हैं, होस्ट सेल में ये हमारा होस्ट सेल है। ए पिक्चर में हम देख रहे हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल में जो वायरस है, ये वायरस की संरचना दिखाई दे रही है। जो वायरल आरएनए, ये वायरल आरएनए है और ये इसका न्यूक्लियस है। सेकेंड स्टेप में सी में हम देखेंगे डीजेनरेटिंग वायरल प्रोटीन शीथ। जो उसका प्रोटीन शीथ होता है वो धीरे धीरे करके डीजेनरेट हो जाता है। डी स्ट्रक्चर में हम देख उसका जो वायरल डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री और रिप्लिकेटिव आरएनए सिंथेसिस्ड बाय द वायरल आरएनए। यहाँ पर वायरल डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। फिर न्यूली सिंथेसिस्ड आरएनए फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। डी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। एफ स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिबोसोम एमिनो अम्ल का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा अमीनो एसिड का, और ये चैन के रूप में पॉलीपेप्टाइड चैन के रूप में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि प्रोटीन सब यूनिट और कैप्सिमर। फिर नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है वायरल आरएनए या प्रोटीन सब यूनिट कैप्सोमर्स। इस तरह से धीरे धीरे करके उनमें हम देख रहे हैं जो वायरस जो है वायरस पार्टिकल्स यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके न्यूक्लियस हैं वो धीरे धीरे करके होस्ट सेल, फिर से इस तरह से होस्ट सेल में वो प्रवेश कर जाते हैं। अब देखते हैं कि टीएमवी के जो लाइफ साइकिल में जो स्वस्थ प्लांट्स होते हैं, स्वस्थ प्लांट के संक्रमित करते समय जो विषाणु का संपूर्ण कार्य जो है वो प्रोटीन आवरण एवं न्यूक्लिक अम्ल या परपोषी कोशिकाओं में होता है। परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद ही होता है। परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश के तुरंत जस्ट बाद जो वायरस होते हैं, वायरस का प्रोटीन आवरण जो है धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम पिक्चर में देखे हैं। जबकि उसका आरएनए तुरंत ही प्रोटीन व मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस प्रारंभ कर देते हैं। प्रोटीन सब यूनिट्स का निर्माण धीरे धीरे होता है। प्रोटीन आवरण का निर्माण के पश्चात हम चित्र में देख रहे हैं प्रोटीन आवरण का यहाँ निर्माण हो गया है। के पश्चात जो तंबाकू के मोज़ेइक विषाणु का ट्रांसमिशन या संचरण प्रारंभ हो जाता है। तंबाकू के मोज़ेइक वायरस का संचरण यांत्रिक विधियों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त एक पौधे से दूसरे पौधे पर रोग का संचरण या ट्रांसमिशन संपर्क के द्वारा भी होता है। प्रायः यह देखा गया है कि जो तंबाकू के खेत में काम करने वाले किसानों के हाथों अथवा कपड़ों के संपर्क के फलस्वरूप प्रायः जो है संक्रमण होता है। यह वायरस अधिकतर तापक्रम पर जीवित रहता है। अतः खेतों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा धूम्रपान किए जाने से, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी आदि के टुकड़ों से भी इनका ट्रांसमिशन होता है। अब इसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इनको कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल के लिए हम देखेंगे कि कंट्रोल करने के लिए जो तंबाकू होते हैं, तंबाकू के खेती जहाँ की जाती है उनकी मिट्टी को विभिन्न प्रकार से उपचार के द्वारा वायरस रहित कर देना चाहिए। फिर देखते हैं जो बीज बोने वाली जो क्यारियाँ की मिट्टी को माप द्वारा या भाप के द्वारा उनको विषाणुहीन या स्टेरिलाइज कर लेनी चाहिए। फिर देखते हैं जो किसानों को
खेतों में कार्य करते समय धूम्रपान नहीं करने चाहिए। फिर खेतों में काम करने वाले किसानों को तंबाकू नहीं खाने देनी चाहिए। खेतों में काम करने के पश्चात किसानों के हाथ भली भांति साबुन से धुला देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, खेत में काम करने के पश्चात किसानों के कपड़े बदलवा लेने चाहिए और इनमें जो खेत में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को विषाणुहीन या स्टेरिलाइज कर लेनी चाहिए। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार जो TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस को एक्स रेज के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। विषाणु द्वारा रोगग्रस्त तंबाकू के पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। मिट्टी में उपस्थित TMV को नष्ट करने के लिए फसलों का चक्रण या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इस तरह उनके हम विषाणु जनित रोगों को या विषाणु के संक्रमण को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम पादप विषाणु का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस का गुणन किस तरह से होता है? तो पादपों में जो विषाणुओं का प्रवेश वेक्टर अथवा कोशिकाओं के चोटिल हो जाने के कारण होता है, मतलब प्लांट्स के कहीं डैमेज हो जाने से होता है। इस क्रिया में जो होस्ट सेल की जो सेल वाल कहीं कहीं फट जाती है या नष्ट चोट लग जाती है। इसके पश्चात विषाणु जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व हो जाता है। विषाणु जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व हो जाता है और कोशिका द्रव में प्रवेश करके न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। इस लाइसोसोमल एंजाइम कोशिका कला को घुलनशील बनाने में सहायक होते हैं। जो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने के बाद विषाणु का प्रोटीन कैप्सिड पृथक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप RNA फ्री हो जाते हैं तथा जो विषाणु का जीनोम RNA कोशिका द्रव से केंद्रक में प्रवेश करता है और केंद्रक के अंदर रिप्लिकेशन के कारण पहले DNA का निर्माण होता है। इसके बाद इस DNA से RNA का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार सैकड़ों विषाणु जो है विषाणु जीनोम RNA बन जाते हैं। इसी समय जो कैप्सिड विषाणु में के प्रोटीन का निर्माण न्यूक्लियस द्वारा होता है और अंत में यह प्रोसेस जो है कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। इसके बाद जो विषाणु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया में कोशिका भित्ति की जो प्लाज्मोडेस्माटा सहायता करती हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय जो विषाणु के मेरिस्टेमेटिक कोशिका में आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में आ जाते हैं। विषाणु में जो गुणन हो जाने के पश्चात उनमें जो गुणन मल्टीप्लिकेशन के पश्चात ही उनके जाइलम तथा फ्लोएम में पहुंच जाते हैं, जिससे रसारोहण क्रिया द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में प्रविष्ट हो जाता है। इसी तरह अब हम एनिमल वायरस को देखेंगे, जंतु विषाणु को या एनिमल वायरस को। तो जंतुओं में जैसे पशु पक्षी मनुष्य मछलियों तथा कीट आदि में विषाणु द्वारा अनेक रोग फैलते हैं। इस प्रकार के विषाणु संरचना में गोलाकार अथवा बहुभुजी होते हैं तथा DNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है एवं कैप्सिड्स के चारों ओर फास्फोलिपिड का बना आवरण होता है। जो जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु विभिन्न प्रकार के
बीमारियां पैदा करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल वायरस को। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।